आज की वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 को, और ये एक्सरसाइज 1.2 का लेक्चर 1 है। कोशिश करेंगे कि पूरी एक्सरसाइज लेक्चर 1 में ही कंप्लीट हो जाए। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं। ध्यान से हर एक सवाल को देखिएगा। तो सबसे पहले हमारे सामने क्या आ रहा है, द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अर्थमेटिक की फंडामेंटल थ्योरम क्या होती है? एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड या फैक्टराइज as a product of primes, and this factorization is unique apart from the order in which the prime factor occur। तो ये क्या चीज़ होती है, इसको समझ लेते हैं कि हर कंपोजिट नंबर, जैसे कि हमने एक कंपोजिट नंबर ले लिया 10, तो 10 के जब हमने प्राइम फैक्टर करे तो क्या आ गए 2 × 5। तो 10 को एक्सप्रेस किया जा सकता है किसमें, एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। ठीक है। इसके अलावा मान लो हमने एक और कंपोजिट नंबर ले लिया 12, इसको भी हम फैक्टराइज कर सकते हैं। 2 × 6 = 12, 2 × 3 = 6, 3 × 1 = 3। तो 12 जो है उसको भी हमने एक्सप्रेस कर दिया कैसे, 2 × 2 × 3। तो किसी भी कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर के फॉर्म में क्या किया जा सकता है, फैक्टराइज किया जा सकता है। ये अर्थमेटिक की फंडामेंटल थ्योरम है। हो सकता है कि आप में से कुछ बच्चों को यही ना पता हो कि प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, तो उनको मैं अगले पेज पर अभी समझाने की कोशिश करता हूँ कि प्राइम और कंपोजिट क्या होते हैं। तो क्योंकि पूरी जो हमारी बुक है, इसमें जो 10वीं की किताब है हमारी, इसमें प्राइम और कंपोजिट की ज़रूरत हमें बार बार पड़ेगी। तो इसको हम एक बार में क्लियर कर लेते हैं कि प्राइम और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। जिन्हें पहले से आते भी हैं वो भी इस चीज़ को समझने की कोशिश करिएगा कि प्राइम और कंपोजिट नंबर में क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहला जो नेचुरल नंबर होता है वो 1 होता है। तो 1 इनमें से किसी भी कैटेगरी में नहीं आता, ना तो वो प्राइम होता ना ही वो कंपोजिट होता। लेकिन इसके बाद 2 आता है। 2 के 2 फैक्टर होते हैं, 1 और 2। ये 1 से भी डिवाइड हो सकता है और अपने आप से भी डिवाइड हो सकता है, इसलिए 2 किस में आएगा, प्राइम। 3 के भी 2 ही फैक्टर होते हैं, 1 और 3। 3 1 से भी डिवाइड हो सकता है और अपने आप से भी डिवाइड हो सकता है। ठीक है, इसलिए 3 भी क्या होगा, प्राइम होगा। लेकिन जो 4 है, 4 के फैक्टर हैं 1, 2 और 4। ये जो 4 है ये इन तीनों नंबर से क्या हो सकता है, डिवाइड। इसलिए 4 किस कैटेगरी में आएगा, कंपोजिट की। इसके बाद आता है 5। 5 के 2 फैक्टर होते हैं, 1 और 5, तो वो प्राइम की कैटेगरी में आ गया। 6 के 3 फैक्टर, 1, 2, 3, 4 फैक्टर होते हैं, तो वो किसकी कैटेगरी में आ गया, कंपोजिट की। तो हम ये कह सकते हैं कि प्राइम नंबर वो होगा जिसके 2 फैक्टर होंगे, एग्जैक्टली 2, ना तो 2 से कम ना 2 से ज़्यादा। कंपोजिट वो होगा जिसके मोर देन 2 फैक्टर होंगे, 2 से ज़्यादा फैक्टर। देखो इसके 3 हैं, इसके 4 हैं। ठीक है। तो प्राइम वो जिसके 2 फैक्टर होते हैं, कंपोजिट वो जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। तो ये बात याद रखिएगा। अब 1 की बात करें अगर, तो 1 का सिर्फ एक ही फैक्टर होता है, तो ना तो उसका एग्जैक्टली 2 फैक्टर होते हैं ना 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, इसलिए 1 ना तो प्राइम होता और ना ही कंपोजिट होता। समझ गए? कुछ और एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। 7, 1, 7 प्राइम हो गया। 8, 1, 2, 4 और 8, 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गए, इसलिए 8 क्या होगा, कंपोजिट। और जिसके 2 फैक्टर होंगे वो क्या होगा, प्राइम। 9 भी इधर ही आएगा। बहुत से बच्चे 9 को भी प्राइम ही समझते हैं, जबकि 9 प्राइम नहीं होता। 9 के फैक्टर हैं 1, 3 और 9। ठीक है। 10, 1, 2, 5 और 10, तो 10 के भी 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं, इसलिए 10 भी किस कैटेगरी में आएगा, कंपोजिट में। उम्मीद है कि प्राइम और कंपोजिट समझ में आ गए होंगे। अब हम वापस चलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पर। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहती है कि हम किसी भी कंपोजिट नंबर को एक्सप्रेस कर सकते हैं या फिर फैक्टराइज कर सकते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। प्राइम की फॉर्म में उसको एक्सप्रेस किया जा सकता है। तो हमने एक एग्जांपल लिया था 10 का। तो 10 एक कंपोजिट नंबर था, उसे हमने प्राइम नंबर की फॉर्म में क्या कर दिया, एक्सप्रेस कर दिया। ये कंपोजिट है और ये दोनों क्या है, प्राइम है। इसके अलावा 12 भी एक कंपोजिट नंबर था, उसे भी हमने प्राइम की फॉर्म में क्या कर दिया, एक्सप्रेस कर दिया। ठीक है। इसी तरह से हमें एक बहुत बड़ा नंबर दे रखा है। इस तरह के सवाल बोर्ड में आ सकते हैं। ये एक बड़ा सा नंबर दे रखा है और हम चाहते हैं इसको प्राइम नंबर की फॉर्म में एक्सप्रेस करना या फिर फैक्टराइज करना। तो उसके लिए हम देखिए क्या करेंगे। उसके लिए हम फैक्टर ट्री का इस्तेमाल करेंगे। एग्ज़ाम में लिखा हुआ आएगा कि एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ प्राइम फैक्टर्स
यूजिंग फैक्टर ट्री। तो फैक्टर ट्री क्या होता है उसको देख लेते हैं। तो ये जो नंबर है, क्या ये 2 से डिवाइड हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि इसके एंड में 0 है। तो जब हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो जो कोशेंट हमें मिलेगा वो होगा 16380। ठीक है, मैं आपको डिवाइड करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे देख लेते हैं। 32760 था, जिसे हमें 2 से डिवाइड करना था। 2 1 जा 2 1, 2 6 जा 12, 7, 2 3 जा 6 1, 2 8 जा 16। ठीक है, और ये जो 0 बची इसको वहाँ पे हम भेज देंगे। तो क्या मिला? 16380। तो इस नंबर को हम क्या लिख सकते हैं? 2 × 16380। तो हमने वही लिखा है, इस नंबर को क्या लिख दिया? 2 × 16380। ठीक है, इसके बाद 2 तो प्राइम नंबर है, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। लेकिन ये प्राइम नहीं है, ये कंपोजिट नंबर है। इसको फिर से हम ब्रेक करेंगे। इसको अभी भी ये 2 से डिवाइड हो सकता है। तो 2 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो जो कोशेंट मिलेगा इस बार वो होगा 8190। ये आपको डिवाइड करके पता चलेगा, रफ में डिवाइड कर लीजिएगा, जैसे मैंने अभी यहाँ पे डिवाइड करके ये नंबर निकाला था। ठीक है, इसके बाद ये अभी भी 2 से डिवाइड हो सकता है, क्योंकि इसके एंड में 0 है। तो 2 से जब इसको डिवाइड किया जाएगा तो हमें मिलेगा 4095। ठीक है, लेकिन अभी ये 2 से डिवाइड नहीं हो सकता। क्या ये 3 से हो सकता है? तो 3 से डिवाइड हो सकता है या नहीं, उसके लिए हम इसका सम करते हैं। 9 + 5 14 और 4 18। इसका सम कितना आया? 18, और 18 3 के टेबल में आता है। तो इसका मतलब ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 से जब इसको डिवाइड किया जाएगा तो जो कोशेंट मिलेगा वो होगा 1365। बहुत ध्यान से देखते रहिए किसी भी चीज़ को समझने के लिए, ख़ासतौर से मैथ्स में पूरे कंसंट्रेशन से, पूरे पेशेंस से देखने की ज़रूरत होती है उसको। ठीक है, एक बार में नहीं समझ में आता, वीडियो को बार बार देखो, 1-2 बार देखने से आ जाएगा समझ में। ठीक है, अब ये आया 1365। ये अभी 2 से तो डिवाइड हो नहीं सकता, 3 से एक बार चेक कर लेते हैं। 6 और 5 11, 11 और 3 14 और 1 15। कितना आया? 15। तो 15 3 के टेबल में आता है, तो 3 से ये अभी भी डिवाइड हो जाएगा, और डिवाइड होगा 455 बार। ठीक है, अब 455 को आगे फिर से कर सकते हैं हम। तो अभी फिर से चेक कर लेते हैं 3 से होगा या नहीं। 5 और 5 10 और 4 14, 14 आया। तो 14 3 के टेबल में नहीं आता। इस बार 14 आया, इन सारे नंबर को प्लस करके वो 3 के टेबल में नहीं आता। तो इसका मतलब ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। इसके एंड में 5 है, तो ये 5 से डिवाइड हो सकता है। 5 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा। ठीक है, 5 एक प्राइम नंबर है, इसको तो छोड़ देते हैं, लेकिन जो 91 है उसको लिया साइड में। और अब देखते हैं कि ये 91, देखो 2 के बाद हमने 3 को देखा था, 3 के बाद हमने 5 को देखा था, 3 के बाद हम 4 को भी तो देख सकते थे यहाँ पे, लेकिन 4 हमने यहाँ पे इसलिए नहीं लिया क्योंकि 4 जो होता है वो कंपोजिट नंबर होता है। इधर की साइड सारे हम क्या लेते जा रहे हैं? प्राइम नंबर लेते जा रहे हैं। 5 के बाद क्या आएगा? 6 आएगा, लेकिन 6 कंपोजिट नहीं होता। ये देखो, सॉरी 6 प्राइम नहीं होता, 6 क्या होता है? कंपोजिट होता है। जबकि हमें यहाँ पे जो इधर की साइड नंबर से लेने होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं? प्राइम होते हैं। तो 6 तो हम ले नहीं सकते, 6 के बाद क्या आता है? 7। तो देख लेते हैं कि ये 7 से डिवाइड हो सकता है या नहीं हो सकता। 7 से 91 को डिवाइड किया, 7 1 जा 7, 2 बचा, 7 3 जा 21, हो गया डिवाइड। तो 91 को 7 से डिवाइड किया तो 7 इंटू क्या लिखा जाएगा? 13। ठीक है, उसके बाद बस अब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि ये भी प्राइम नंबर है और 13 जो होता है उसके भी 2 फैक्टर होते हैं, इसलिए वो भी क्या है? प्राइम है। तो हमने क्या किया, ये जो बड़ा सा नंबर था कितना? 32,760, जो कि एक कंपोजिट नंबर था, और इसको हमने प्राइम नंबर की फॉर्म में फैक्टर ट्री का इस्तेमाल करके एक्सप्रेस कर दिया है। इसको फैक्टर ट्री बोलते हैं। एग्ज़ाम में ये सवाल फैक्टर ट्री के नाम से ही आता है। ठीक है, तो पहले हमने इसको क्या किया? 2 से डिवाइड किया तो ये क्वोशेंट मिला, फिर ये भी 2 से डिवाइड हो सकता था तो ये क्वोशेंट मिला, फिर ये भी 2 से डिवाइड हो सकता था, फिर देखा कि ये 3 से डिवाइड हो सकता है, ये फिर 3 से डिवाइड हो सकता है, फिर 5 आया, फिर क्या आया? 7 आया। पहला कंपोजिट नंबर जो चेक करोगे जिससे ये नंबर डिवाइड हो सकता है नहीं, तो वो क्या लोगे? 2। अगर वो 2 से नहीं डिवाइड हो सकता है तो उसके बाद आप क्या चेक करेंगे? 3।
3 से नहीं डिवाइड हो सकता तो उसके बाद क्या चेक करेंगे 5, 5 से नहीं डिवाइड हो सकता तो उसके बाद 6 नहीं लेंगे 7 लेंगे, और 7 से नहीं डिवाइड हो सकता तो उसके बाद ना तो 8 लेंगे ना 9 लेंगे, सीधे क्या लेंगे 11 लेंगे। तो इस बात का ध्यान रखना होगा कि इधर की साइड जो भी नंबर्स हम लेंगे वो हमेशा क्या होंगे, प्राइम नंबर होंगे। तो इस तरह से हमने इस नंबर को प्राइम की फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया। एंड में हम इसके फैक्टर इस तरह से लिखेंगे 32760 इज इक्वल टू, देखो 2 कितनी बार आया 1 2 3, तो 2 की पावर 3, और 3 कितनी बार आया 2 बार, तो 3 की पावर 2, ठीक है। और 5 एक ही बार आया तो ऐसे ही, और 7 भी एक ही बार आया तो ऐसे ही, और 13 भी एक ही बार आया तो ऐसे ही, ठीक है। तो ये था एक कंपोजिट नंबर, इसे हमने एक्सप्रेस कर दिया किस में, फैक्टर ऑफ प्राइम्स में। तो हमारी जो डेफिनेशन है बच्चे से समझ में आ गई होगी कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड या फैक्टराइज एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। तो हर कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर की फॉर्म में क्या किया जा सकता है, एक्सप्रेस किया जा सकता है। तो उम्मीद है कि आपको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक जो है वो समझ में आ गई होगी। अब बढ़ते हैं हम अपनी एक्सरसाइज की ओर। अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिखा करें, और जिन बच्चों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि आपको हर नई वीडियो का एकदम से पता चल सके, ठीक है। चैनल सब्सक्राइब करना सबसे ज़रूरी काम है, उसको ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक्सरसाइज 1.2 को समझते हैं। तो ये है हमारी एक्सरसाइज 1.2। आप देख रहे होंगे पहले सवाल को क्या लिखा है, एक्सप्रेस ईच नंबर्स एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। हर नंबर को प्राइम फैक्टर की फॉर्म में क्या करना है, एक्सप्रेस करना है। जब हम इस सवाल को करेंगे तो तुम्हें लगेगा जैसे 5वीं क्लास का सवाल कर रहे हैं। 5th क्लास में भी इसी टाइप के सवाल होते हैं जो दिए जाते हैं बच्चों को करने के लिए। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला नंबर क्या है, 140। तो 140 जो है वो एक कंपोजिट नंबर है और हमें इसको एक्सप्रेस करना है कैसे, एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, ठीक है। कंपोजिट को प्राइम की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, तो हम इसको साइड में लिखेंगे ऐसे 140 को, और इसके प्राइम फैक्टर करना शुरू कर देंगे। आप यहाँ पे ट्री मेथड भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो पिछले पेज पर लिया था, नहीं तो अपना वो 5वीं वाला तरीका लगा सकते हैं। ट्री मेथड अब आपकी मर्जी है, मतलब आप उसको यूज़ कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते, लेकिन अगर एग्ज़ाम में लिखा है कि यूजिंग ट्री मेथड फिर तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। अभी हम अपने पुराना तरीका लगाते हैं। 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 7 जा 14, 2 से फिर हो जाएगा 35 बार, अब 5 से हो जाएगा 7 बार। 2 के बाद वैसे तो 3 आता है, लेकिन क्या 3 से डिवाइड हो नहीं सकता, तो हमने सीधा 5 लिया, 5 से 7 टाइम्स हो गया, अब 7 से 1 टाइम, ठीक है। तो ये जो 140 है इसको अब हम लिख सकते हैं 2 रेज़ टू दी पावर 2, 5 रेज़ टू दी पावर 1 या 5 इंटू 7। तो 140 जो कि एक कंपोजिट नंबर था उसे हमने एक्सप्रेस कर दिया किसमें, एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में, ठीक है। तो 5th में क्या था, 5th क्लास में जब आप थे तो ऐसे लिखा करते थे 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, लेकिन अभी 10th में है तो 10th में क्या लिखेंगे, थोड़ा स्टैंडर्ड तरीके से लिखेंगे, जो एक से ज़्यादा बार आ रहा है उसको पावर की फॉर्म में लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये एक नंबर हमने लिया था। अभी एक और नंबर ले लेते हैं, कौन सा, ये सारे बीच के आप खुद कर लीजिएगा। 5th वाले को देखते हैं, 7429, ठीक है। तो अभी देखते हैं कि ये नंबर किससे डिवाइड होगा। 2 से तो ये डिवाइड हो नहीं सकता, इसके बाद 3 की बारी आती है। 3 के लिए चेक करते हैं इसको, 7 और 4 11, 11 और 2 13, 13 और 9 22। तो 22 जो है वो तो 3 के टेबल में आता नहीं है, इसका मतलब ये 3 से भी डिवाइड नहीं हुआ। 5 से हो नहीं सकता क्योंकि इसके एंड में ना तो 0 है ना 5 है। 6 7, 7 से चेक कर लेते हैं, रफ में लेते हैं। 7429 को 7 से डिवाइड करके देखते हैं। 4 में टेबल चलेगा नहीं, 0 लगा के 2 उतारना पड़ेगा। 7 6 जा 42, 9 आया, नहीं हो रहा 7 से भी, ठीक है। अब 8 नहीं ले सकते क्योंकि 8 कंपोजिट है, 9 भी नहीं ले सकते वो भी कंपोजिट है,
10 भी नहीं ले सकते। इसके बाद सीधा क्या आएगा 11 आएगा। तो 11 से चेक करते हैं। 11 से 7429 को डिवाइड करते हैं। 11 6 जा 66, ठीक है। कितना बचा 8, ऊपर से 2, 7 जा 77। अब कितना बचा 5, ठीक है। 9 था तो 11 से भी डिवाइड नहीं हो सकता। 11 के बाद 12 नहीं ले सकते, 12 कंपोजिट होता है। 13 ले सकते हैं, 13 से डिवाइड करके देखते हैं। तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, बहुत सारे नंबर हमें देखने पड़ रहे हैं। 13 से 13 5 जा 65, 14 में से 5 गया 9 बचा, ऊपर से 2 था। 13 7 जा 91, कितना बचा 1। अब कितना आ गया 9 आ गया, ठीक है। तो अभी 13 से भी ये डिवाइड हो नहीं रहा, तो फिर होगा किससे। तो अभी तक हमने देखा कि ना तो मतलब यहाँ तक पहुँच गए हैं 13 तक, लेकिन अभी तक ये किसी से भी डिवाइड नहीं हो रहा है। 13 के बाद क्या आता है 14 आता है। 14 से नहीं हो सकता डिवाइड, क्योंकि 14 कंपोजिट नंबर है, मतलब 14 से हम डिवाइड नहीं करेंगे, ठीक है। फिर 15 आएगा, 15 से भी डिवाइड नहीं करेंगे, कंपोजिट है। 16 भी कंपोजिट है, उससे भी डिवाइड नहीं करेंगे। तो सीधा क्या आता है 17 आता है, ठीक है। तो मैं 17 से इसको डिवाइड करने जा रहा हूँ। 17 4 जा 68, ठीक है। 14 में से 8 गया तो कितना बचा 6, 2 उतार लेंगे ऊपर से। उसके बाद कितना 17 3 जा 51, 119, ठीक है। इसके बाद 17 7 जा 119, हो गया ना पूरा डिवाइड। तो बड़ी देर बाद, मतलब पसीने छुड़ा लिए इस सवाल ने, बड़ी देर बाद ये डिवाइड हुआ जाके किससे 17 से। तो ऐसे सवालों का ना थोड़ा सा मतलब अच्छी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ताकि आपको याद रहे कि ये जो है ना इस तरह का किससे डिवाइड होता है। तो अभी ये 17 से डिवाइड हमने किया तो कितना आ गया 437, ठीक है। अब इसको देखना चाह रहे हो कि ये किससे डिवाइड होगा, तो 17 से पहले का तो कोई देखना भी मत, 17 से ही दोबारा देख लो कि ये डिवाइड हो सकता है या नहीं। तो जब तुम देखोगे कि इसको 17 से डिवाइड हो रहा है या नहीं, तो होगा नहीं है। 17 के बाद अगला जो कंपोजिट नंबर आता है वो 18 नहीं है, 19 है। 19 से डिवाइड हो जाएगा। तो जब हम इसको 19 से डिवाइड करेंगे, 19 का टेबल, 19 2 जा 38, कितना बचा 5, और 19 3 जा 57, ठीक है। अब 19 तक हो चुका है, तो 19 से पीछे का नंबर, ये तो 23 है, ये तो खुद ही प्राइम है, तो ये 23 से डिवाइड हो जाएगा। तो जो 7429 है ये हुआ 17 × 19 × 23। तो ये वाला थोड़ा सा मुश्किल था, क्योंकि हमें काफ़ी देर बाद मिला कि 7429 जो है वो किससे डिवाइड होगा 17 से। तो कोई भी नंबर मिले तुम्हें, तो सबसे पहले तुम उसको चेक करोगे वो 2 से डिवाइड हो सकता है नहीं, फिर 3 की बारी आती है, फिर 5 आता है, फिर 7 आता है, फिर 8 9 छोड़कर सीधा क्या आता है 11 आता है, फिर 13 आता है, फिर 17 आता है, फिर 19 आता है, फिर 23 आता है, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा का कोई नंबर तुम्हें ऐसा मिलेगा कि जो 23 से भी बड़े से डिवाइड होगा। तो जब भी आप किसी नंबर को देखेंगे कि वो किससे डिवाइड हो सकता है किससे नहीं, तो आप ये सब चीज़ों से उसको चेक करेंगे, ठीक है। समझ गए। तो अभी मैंने ये 2 सवाल कर दिए हैं, और ये जो बाकी के 3 बचे हुए हैं ये तुम्हें खुद ही करने पड़ेंगे, ठीक है। और जब हम इनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें अपना पुराना नंबर वापस भी मिल जाता है। तो इस तरह से आप आंसर भी अपना चेक कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अब ये जो सवाल आप देख रहे हैं ना, क्वेश्चन नंबर 2, ये इसे मैं इम्पोर्टेंट कह सकता हूँ। ये इस एक्सरसाइज का इम्पोर्टेंट सवाल है, 1 या 2 नंबर के लिए बस। इस एक्सरसाइज में कोई भी सवाल है ही नहीं ऐसा जो 2 नंबर से ज़्यादा का आ सके, ठीक है। तो ध्यान से पढ़ते हैं पहले। फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स। ये पेयर ऑफ इंटीजर्स दे रखे हैं और इनका हमें क्या निकालना है LCM और HCF, ठीक है। उसके बाद एक और काम करना है, वेरीफाई दैट LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। उसे हम बाद में वेरीफाई करेंगे। तो पहले हम क्या निकालते हैं LCM और HCF, ठीक है। तो हमारे पास 2 नंबर है, एक 26 है और दूसरा क्या है 91। तो दोनों नंबर का हम सबसे पहले करते हैं प्राइम फैक्टर, ताकि हम इनके LCM और HCF निकाल सकें। 26 के प्राइम फैक्टर करने शुरू किए, 2 से 13 बार हो जाएगा, फिर 13 से 1 बार हो जाएगा, ठीक है।
91 के भी करते हैं प्राइम फैक्टर, तो 91 किससे डिवाइड हो जाएगा, ये 2 3 5 से नहीं होगा, ये सीधा 7 से ही होगा। 7 1 जा 7, ठीक है, कितना बचा 4, 7 1 जा 7, 2 बचा, 7 3 जा 21, ठीक है। अब ये किससे हो जाएगा 13 से। तो 26 के जो प्राइम फैक्टर किए वो है 2 × 13, और 91 के जो प्राइम फैक्टर किए वो है 7 × 13। अब हम निकालने जा रहे हैं सबसे पहले HCF। तो पिछली जो एक्सरसाइज थी उसमें हमने HCF निकालना सीखा था, कौन से मेथड से, यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम से। जिन्होंने नहीं सीख रखा है वो पिछली जो वीडियो है उसको ज़रूर देख लें, उसमें HCF कैसे निकाला गया था। अगर आपको पुरानी वीडियो नहीं मिल पाती है तो मुझे कमेंट्स में लिखा करें, ताकि मैं आपको उनका लिंक भेज दिया करूँ। वैसे अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो आपको सारी वीडियोस उस पर मिल जाएंगी, ठीक है। तो 26 के भी प्राइम फैक्टर हो गए, 91 के भी प्राइम फैक्टर हो गए। अब हमें निकालना है HCF। तो HCF निकालने के लिए हम क्या करते हैं, देखते हैं कि दोनों में कॉमन क्या है। तो कॉमन जो है सिर्फ क्या है 13 है, इसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। तो HCF कितना आ जाएगा 13। HCF निकालते समय सिर्फ आप किसको देखेंगे, कॉमन जो है उसको देखेंगे। तो हमने देखा कि इसमें कॉमन सिर्फ 13 था, तो 13 ही क्या हो गया HCF हो गया, ठीक है। इसके बाद हमें निकालना है LCM। केवल इस सवाल को करने से ये मत समझ जाना कि तुम्हें HCF और LCM निकालने आ गए। अभी इसके बहुत सारे पार्ट और इसके आगे के सवाल भी जब देखेंगे तभी आएगा सही से समझ में HCF LCM क्या होता है, ठीक है। तो LCM निकालने के लिए क्या करते हैं, जो कॉमन वाला होता है उसे तो लेते ही लेते हैं, साथ में जो नॉन कॉमन होते हैं उनको भी लिया जाता है। दोबारा समझ लो, LCM निकालने के लिए कॉमन तो लिया ही जाएगा और नॉन कॉमन जो होगा उसको भी लिया जाएगा। तो 13 2 जा 26 × 7, 7 6 जा 42 का 2 4, 7 2 जा 14 और 4 18, 182 क्या आ गया LCM आ गया, ठीक है। इस तरह से दो चीज़ें निकाली हमने, दो नंबर दिए थे 26 और 91, उनका HCF भी निकाल दिया हमने और LCM भी निकाल दिया। HCF जो होता है हमेशा दिए गए नंबर से छोटा आता है और LCM दिए गए नंबर से हमेशा क्या आता है, बड़ा आता है। ये बात आपको पिछली एक्सरसाइज में भी समझाई गई थी, ठीक है। तो कैसे HCF LCM निकाला, इस सवाल का समझ में आ गया होगा। लेकिन पूरा HCF LCM समझने के लिए पूरी वीडियो को समझना पड़ेगा। ये मत सोच लेना ये एक पार्ट समझ के तुम्हें समझ में आ गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सेकंड पार्ट। लेकिन एक और काम भी तो करना था, वेरीफाई दैट LCM × HCF = प्रोडक्ट ऑफ नंबर। तो कर लेते हैं वेरिफिकेशन। तो क्या है वेरिफिकेशन में, LCM × HCF = प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, ठीक है। तो LCM हमने कितना निकाला 13 और HCF कितना निकाला 182। प्रोडक्ट ऑफ नंबर में क्या आएगा 26 और 91, ये हमारे नंबर है 26 और 91, ठीक है। तो 13 की 182 में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कहाँ करें, यहाँ पे कर लेता हूँ रफ बना के, 182 × 13, ठीक है। 182 6 6, ठीक है, सही है, मल्टीप्लाई सही, 2 3 6 6 आ गया इधर। अभी इधर भी मल्टीप्लाई करते हैं 26 × 91 की, तो 91 × 26, 2 3 6 6, तो दोनों तरफ का बराबर आ गया, तो हम कह सकते हैं कि हैंस वेरीफाइड, ठीक है, समझ में आ गया होगा। एक बार पूरे सवाल को दोबारा से समझ लेते हैं। सवाल ये था, फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर। तो ये जो पेयर ऑफ इंटीजर दिया हुआ है इसका HCF निकालो और LCM निकालो, और उसके बाद क्या करो, वेरीफाई करो LCM × HCF = प्रोडक्ट ऑफ नंबर। तो हमने लिख दिया फार्मूला, LCM × HCF = प्रोडक्ट ऑफ नंबर। LCM की जगह LCM लिखा, HCF की जगह HCF लिखा, और प्रोडक्ट ऑफ नंबर की जगह उन दोनों नंबर का प्रोडक्ट कर दिया।
फिर हमने देखा कि दोनों साइड का क्या आ गया, इक्वल आ गया, तो हमारा जो सवाल है वो क्या हो गया, वेरीफाई। लेकिन अच्छे से समझने के लिए बाकी के जो 2 पार्ट बचे हुए हैं उन्हें भी ध्यान से देखना होगा। आगे बढ़ते हैं, अब समझना शुरू करते हैं सेकंड पार्ट को। तो पहले हम ये जो 2 नंबर हमें दिखाई दे रहे हैं ना सबको। और अगर तुम्हें वीडियो मतलब अच्छी लगती है तो उसमें कमेंट्स में लिखने में प्रॉब्लम क्या है, सिर्फ एक ही बच्चा लिखता रहता है, रोहित कुमार नाम का, और तो कोई लिखता ही नहीं है। तो कमेंट्स में ज़रूर लिख दिया करें अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, और लाइक ज़रूर किया करें। बुरी लगती है तो मुझे कमेंट्स में लिखा करो, मैं अगली बार सुधार लिया करूँगा उसको, ठीक है। फिलहाल ये 2 नंबर हमें दिखाई दे रहे हैं 510 और 92, और हमें इन दोनों नंबर का क्या निकालना है, पहले एलसीएम निकालना है, फिर एचसीएफ निकालना है। ज़रूरी नहीं है, पहले एचसीएफ भी निकाल सकते हैं, उसके बाद वेरिफिकेशन करना है। तो ध्यान से देखिएगा कैसे निकलेगा एलसीएम और एचसीएफ। सबसे पहला काम है इन दोनों नंबर का प्राइम फैक्टर करना। तो 510 ले दिया हमने, ठीक है, तो उसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं। 2 2 जा 4, 1 बचा, 2 5 जा 10, फिर 1 बचा, 2 5 जा 10। अब 2 से तो हो नहीं सकता, 5 से मत देखना सीधे, पहले 3 से देखो। 5 और 5 10 और 2 12, 12 आ रहा है इसका सम, इसका मतलब 3 से हो जाएगा। 3 8 जा 24, 1 बचा, 3 5 जा 15, ठीक है। तो 3 की डिविजिबिलिटी के लिए उसका सम कर लेते हैं, और सम करने के बाद जो हमें मिलेगा वो 3 के टेबल में आना चाहिए, तभी 3 से डिवाइड होगा। इसके बाद 8 और 5 13, तो 3 से तो हो नहीं सकता क्योंकि 13 आ रहा है, ठीक है। तो अब किससे होगा, 5 से, क्योंकि 3 के बाद सीधा 5 ही ले सकते हैं। 5 1 जा 5 और 3 बचा, 5 7 जा 35, ठीक है। अब सीधा 17 से हो जाएगा। तो 510 के ये सब प्राइम फैक्टर हो गए। अब बारी आती है 92 की। 2 से करो, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ठीक है। अब 23 से हो जाएगा। तो 510 के जो प्राइम फैक्टर आए वो आए 2 × 3 × 5 × 17। 92 के प्राइम फैक्टर आए 2 × 2 × 23। और मैंने ये कहा था कि जो ज़्यादा आते हैं, एक से ज़्यादा, तो उसको पावर की फॉर्म में लिख दिया करो ऐसे, 2 की पावर 2 × 23। ये 92 के फैक्टर हो गए। अब हम सबसे पहले निकालने जा रहे हैं एचसीएफ। तो एचसीएफ के लिए समझाया गया था कि एचसीएफ में केवल जो कॉमन वाले होते हैं उनको देखना होता है। तो 510 के जो फैक्टर हैं और जो 92 के फैक्टर हैं, ये इनमें कॉमन देखो क्या है। तो कॉमन सिर्फ 2 है, वहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2 की पावर 2 है। तो अब हमें डिसाइड करना है कि इन दोनों में से हम कौन सा लेंगे, 2 लेंगे या 2 की पावर 2 लेंगे। तो जब भी हम एचसीएफ निकालते हैं तो हमेशा स्मॉल पावर वाला ही लिया जाता है। दोनों में से स्मॉल पावर वाला कौन है, ये 2, ठीक है। तो कॉमन वाले जब भी आएंगे तो एक लार्ज पावर वाला होगा, एक स्मॉल पावर वाला होगा। तो एचसीएफ के केस में कौन सा लोगे, स्मॉल पावर वाला। और इसी में अगर हम एलसीएम निकाल रहे होते तो लार्ज पावर वाला लेते, ये वाला। तो समझ में आ गया ना, कॉमन में किसका डिसीजन लोगे। मान लो 2 चीज़ कॉमन है, एक 2 की पावर 3 है, एक 2 की पावर 4 है, तो दोनों में से कौन सा लेना ये डिसाइड करना चाहते हो एचसीएफ के केस में। तो जो स्मॉल पावर वाला है सिर्फ वही लोगे, ठीक है, समझ गए। तो एचसीएफ के केस में जो कॉमन होते हैं उसमें से जो स्मॉल पावर वाला होता है उसको लेते हैं, और बाकी नॉन कॉमन जो है उसको नहीं लेंगे। तो एचसीएफ निकल गया, ठीक है। अब बारी आती है एलसीएम की। तो एलसीएम में क्या है कि ये जो कॉमन वाले हैं इसमें से कौन सा लिया जाएगा, लार्ज पावर वाला। इसके अलावा जो कॉमन नहीं है उन सबको भी लिया जाएगा। 3 5 17 ये सब कॉमन नहीं थे फिर भी लेंगे इनको। और क्या, 23, ठीक है। इन सब की मल्टीप्लाई तुम खुद ही कर लेना और एलसीएम निकाल लेना। और ये जो 2 की पावर 2 है ना, इसको 4 लिख देना अगले स्टेप में, या चलो मल्टीप्लाई भी मैं ही कर देता हूँ। 2 की पावर 2 क्या आ गया, 4, 3 5 जा 15 × 17 × 23। अब तो कर लोगे ना खुद ही मल्टीप्लाई ही तो करनी है खाली, ठीक है। तो इस वाले जो पार्ट में आपको थोड़ा सा और बेहतर समझ में आ गया होगा एलसीएम और एचसीएफ के बारे में, ठीक है। अब हम करने जा रहे हैं तीसरा पार्ट। तो इस वाले पार्ट में जो नई चीज़ हमने समझी है वो ये है कि जब 2 कॉमन होते हैं तो एचसीएफ के केस में जो है वो स्मॉल पावर वाला लिया जाता है, और जब एलसीएम निकालते हैं तो इन दोनों में से कौन सा लेंगे, लार्ज पावर वाला, ठीक है।
HCF में सिर्फ कॉमन वालों को ही देखा जाता है और LCM में कॉमन और नॉन कॉमन सबको लिया जाता है। ठीक है, अब करते हैं थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट के लिए हमारे पास फिर से दो नंबर हैं, एक है 336 और दूसरा क्या है 54। तो इन दोनों का भी देखते हैं LCM और HCF निकालना। ये मत सोच लेना कि तुम्हें अभी भी LCM HCF निकालना आ चुका है, मतलब पूरी वीडियो एंड तक देखोगे तभी समझ में आएगा अच्छे से कि LCM HCF में क्या क्या प्रॉब्लम हमारे सामने आ सकती है। तो सबसे पहले 336 के प्राइम फैक्टर करते हैं। 336 के प्राइम फैक्टर करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो 2 से हो जाएगा, फिर 2 से हो जाएगा, फिर 2 से हो जाएगा, फिर 2 से हो जाएगा, अब 3 से होगा, अब 7 से होगा। हो गए इसके प्राइम फैक्टर। अब बारी आती है 54 की। 2 से हो जाएगा, अब 3 से होगा, फिर 3 से होगा, अब फिर 3 से होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 336 को प्राइम फैक्टर लिखेंगे। अब 2 देखो कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4, 4 बार आ रहा है तो 2 की पावर 4। 3 एक ही बार आ रहा है, 7 भी एक ही बार आ रहा है। तो जो एक से ज़्यादा बार आता है उसको पावर वाली फॉर्म में लिखना होता है। ठीक है, अब 54 का लिखेंगे, क्या है 2 एक ही बार आ रहा है, लेकिन 3 कितनी बार आ रहा है, 3 बार, तो 3 की पावर 3। अब बड़े ध्यान से देखना, इस सवाल के बाद तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाएगा कि LCM और HCF कैसे निकलता है। इसके बाद कोई कमी नहीं रह जाएगी। सबसे पहले HCF, तो बताया गया था कि HCF के लिए सिर्फ जो कॉमन वाले होते हैं उन्हीं को देखना होता है और किसी को नहीं देखना होता। तो कॉमन वाले इस बार ये हैं और ये भी हैं, दोनों ही कॉमन वाले हैं। तो इन दोनों में से कौन सा लेंगे, स्मॉल पावर वाला। इन दोनों में से भी कौन सा लेंगे, स्मॉल पावर वाला। उसे नहीं लेंगे क्योंकि वो कॉमन नहीं है। तो HCF कितना आ गया 6। ठीक है, HCF हमेशा जो आता है वो दिए गए नंबरों से हमेशा, ये जो दिए गए नंबर हैं इनसे हमेशा कम आता है। ठीक है, और LCM हमेशा ज़्यादा आता है। अब बारी आती है LCM की। तो जो कॉमन होते हैं उनमें से लार्ज पावर वाला, जो कॉमन होते हैं उनमें से लार्ज पावर वाला, और जो कॉमन नहीं होता उसे भी लिया जाता है। ठीक है, 2 की पावर 4 कितना होता है 16। 3 की पावर 3 कितना होता है, 3 3 जा 9, 3 जा 27 इंटू 7। कुछ बच्चे ऐसे हैं इसको लिख देंगे 3 3 जा 9 और 2 4 जा 8, कुछ ऐसे भी हैं। तो 3 की पावर 3 का मतलब क्या है, 3 की पावर 3 का मतलब है ये। ठीक है, तो कृपया ऐसी गलती ना करें कि कभी इसको लिख दें 3 का पावर 3 यानी कि 9, ऐसे होता है। क्या आएगा 27। ठीक है, अब इनकी मल्टीप्लाई करने का काम मैं तुम्हारे लिए छोड़ देता हूँ, निकाल लोगे ना। ठीक है, तो ये जो हमारा सवाल था क्वेश्चन नंबर 2, इसमें मैं क्या करने थे, HCF LCM निकालने थे और उसके बाद ये वाला वेरिफिकेशन करना था। तो ये वाला वेरिफिकेशन मैंने केवल फर्स्ट वाले के लिए करके दिखाया है और बाकी के जो 2 पार्ट हैं इनमें मैंने वेरिफिकेशन नहीं किया, सिर्फ HCF और LCM निकाला है। देखो, ठीक है, वेरिफिकेशन का काम इनका आप खुद करेंगे। अगर आपसे वेरीफाई नहीं होता है ना, तो मुझे कमेंट्स में लिखिएगा ज़रूर, मैं करवा दूंगा उसको वेरीफाई। लेकिन वैसे लगता नहीं आप लोग कर लेंगे इसको वेरीफाई आसानी से, सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये वाला सवाल जो था क्वेश्चन नंबर 2 ये आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। इसमें LCM HCF निकालना था, उसके बाद उसको क्या करना था, वेरीफाई करना था। तो LCM HCF निकालो, उसके बाद फार्मूला लगाओ, LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर। LCM की जगह LCM लिखो, HCF की जगह HCF लिखो, प्रोडक्ट ऑफ नंबर की जगह दोनों नंबर का प्रोडक्ट कर दो, दोनों तरफ इक्वल आएगा तो वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल हमारे सामने है उसी टाइप का, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्या लिखा हुआ है, फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। फिर से हमें इनके प्राइम फैक्टर करके LCM और HCF निकालना है। तो ठीक है, निकाल देते हैं। इसमें से मैं आपको केवल 1 या 2 पार्ट करके दिखा देता हूँ क्योंकि आपको LCM HCF निकालना अब अच्छी तरह से आ चुका है, लेकिन फिर भी इस सवाल को ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद ही अच्छे से समझ में आ पाएगा। तो हम इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में
एक नंबर 12 है, दूसरा नंबर 15 है और तीसरा नंबर क्या है 21। तो जब आप इनके रफ में प्राइम फैक्टर करेंगे तो जैसे कि 12 के प्राइम फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा 2 इंटू 2 इंटू, कोई पेपर ले लेते हैं रफ पेपर। जैसे कि 12 के फैक्टर करें तो क्या आएगा 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 जा 4 3 जा 12। तो इसको हम ऐसे लिख देंगे कि 2 की पावर 2 इंटू 3। अब 15 के करते हैं तो 3 5 जा 15 होता है ना, तो 3 इंटू 5 हो गया, ठीक है। और 21 के करते हैं 3 इंटू 7। सबके प्राइम फैक्टर हो गए। इसके बाद सबसे पहले हम निकालने जा रहे हैं HCF। तो HCF के लिए ना कॉमन देखना होता है, तो इनमें जो कॉमन है वो सिर्फ एक ही चीज़ है, वो क्या है 3 है। और ये जो मैं बना रहा हूँ ना ऐसे करके, इसे तुम एग्ज़ाम में नहीं बनाओगे, ये खाली तुम्हें समझाने के लिए बना रहा हूँ, ठीक है। तो कॉमन सिर्फ 3 आ रहा है। HCF निकालते समय हम कॉमन वालों में स्मॉल पावर देखते हैं, लेकिन यहाँ तो सबकी पावर बराबर ही है, तो इसलिए खाली 3 लिखा जाएगा। ना कोई बड़ी पावर वाला ना कोई छोटी पावर वाला, सारे जो हैं सेम पावर वाले हैं, इसलिए हमने 3 लिख दिया है। अब बारी आती है किसकी, LCM की। तो LCM के लिए 2 की पावर 2, 5 और 7, जो कॉमन नहीं थे पहले उनको लिख दिया, और फिर जो कॉमन है उसमें से लार्ज पावर वाला लेंगे, लेकिन सबकी पावर इक्वल ही है तो इसलिए सिर्फ 3 आ जाएगा। अब इनकी मल्टीप्लाई कर लो, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 3, तो 4 5 जा 20 इंटू 21, ठीक है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 0। तो LCM जो है वो निकल कर क्या आ गया 420, ठीक है। इस सवाल में हमें वेरीफाई नहीं करना था, और वैसे भी वो जो वेरिफिकेशन का फार्मूला होता है वो सिर्फ 2 नंबर के लिए होता है। इस तरह के 2 नंबर दिए हों तो ही आप वेरिफिकेशन का फार्मूला लगा सकते हैं। हमारे इस सवाल में कितने नंबर दे रखे हैं, 3 नंबर दे रखे हैं, तो यहाँ पे वेरिफिकेशन का कोई फार्मूला काम नहीं करेगा। तो ठीक है, 3 नंबर का कैसे निकालेंगे समझ में आ गया होगा। अभी एक और पार्ट कर लेते हैं, सेकंड वाला। 17 और 23 और 29 इनका LCM HCF निकाल के देखते हैं। अब 17 के प्राइम फैक्टर में तो 17 ही आएगा बस, क्योंकि ये खुद ही प्राइम होता है। ऐसे ही इसका ये आएगा, इसका भी यही आएगा। अब निकालना है HCF। तो HCF के लिए कॉमन वाला देखते हैं। इनमें कॉमन कुछ है ही नहीं, तो जहाँ कुछ भी कॉमन नहीं होता वहाँ पे क्या होता है 1। तो HCF कितना आ गया 1। इसके बाद बारी आती है किसकी, LCM की। तो LCM के लिए पहले तो कॉमन देखेंगे, कॉमन तो कुछ है नहीं। अब नॉन कॉमन ले लेंगे सारे, 17 23 और 29। LCM में क्या होता है कि जो नॉन कॉमन होते हैं उनको भी लिया जाता है। तो कॉमन तो इसमें कुछ था ही नहीं, सारा का सारा नॉन कॉमन था, वो हमने ले लिया था। अब मल्टीप्लाई तुम खुद ही कर लेना। सेकंड पार्ट भी हो गया, फर्स्ट भी हो गया, और थर्ड में तुम्हारे लिए छोड़ देता हूँ। तो उम्मीद है कि LCM और HCF जो है अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो ये जो आप देख रहे हैं ये है क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इस तरह से है कि गिवन दैट HCF ऑफ दिस एंड दिस इज इक्वल टू 9, फाइंड द LCM ऑफ दिस एंड दिस। मतलब ये है कि 2 नंबर हैं 306 और 657, इन दोनों का जो HCF है वो क्या है 9 है, और हमें क्या फाइंड आउट करना है LCM। 2 नंबर का HCF दिया हुआ है और हमें LCM निकालना है। तो हम क्या करेंगे कि इस सवाल को करने के लिए फार्मूला इस्तेमाल करेंगे जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 में इस्तेमाल किया था। वो फार्मूला इस तरीके से था कि HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। इस तरह का फार्मूला था जो क्वेश्चन 2 में हमने लगाया था। तो HCF जो है उसकी जगह इन दोनों नंबर का जो HCF है वो क्या है 9, ठीक है। और LCM हमें फाइंड आउट करना है। प्रोडक्ट ऑफ नंबर की जगह दोनों नंबर का प्रोडक्ट आ जाएगा 306 इंटू 657, ठीक है। तो हमें 2 नंबर का HCF दिया गया था, LCM निकालना था, तो हमने फार्मूला लगाया HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। HCF रख दिया, LCM पता नहीं था, और प्रोडक्ट ऑफ नंबर की जगह दोनों नंबर का प्रोडक्ट हो गया। अब ये जो 9 है ये डिवाइड में चला जाएगा LCM निकालने के लिए,
306 इंटू 657, 9 चला जाएगा डिवाइड में, ठीक है। 9 से इसको कैंसिल कर देते, 9 3 जा 27 और 9 4 जा 36, 34 इंटू 657, ठीक है। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेंगे और आसानी से हमें जो है एलसीएम मिल जाएगा। तो समझ में आ गया सवाल, सिंपल था। 2 नंबर का एचसीएफ दिया हुआ है और एलसीएम निकालना है, तो ये फार्मूला लगाया, वैल्यू पुट करी और आसानी से एलसीएम निकल गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें लिखा है कि चेक वेदर 6 raised to the power n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो पहली बार में तो सवाल ही समझ में नहीं आता कि इस सवाल में करना क्या है। तो इस सवाल में हमें ये पता लगाना है, n की वो वैल्यू पता लगानी है जिसकी वजह से ये पूरा जो नंबर है ये 0 से एंड हो जाएगा। इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मान लो हमने n की जगह पर 1 रख दिया, n की जगह 1 रखा तो हमें क्या मिला, 6 आया। तो क्या ये 0 से एंड हुआ है? नहीं हुआ है। अब अगर हम n की जगह पर 2 रख दें तो हमें क्या मिलेगा, 36। क्या ये 0 से एंड हुआ? नहीं हुआ। अब अगर हम n की जगह पर 3 रख दें तो क्या मिलेगा, 216, क्योंकि हम इसकी 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे 6 की, तो 216 आएगा। क्या ये 0 से एंड हुआ? नहीं हुआ। तो ऐसे ही हम फिर 4 रखेंगे, फिर 5 रखेंगे, फिर 6 रखेंगे, n की जगह तब तक रखते रहेंगे जब तक हमें 0 नहीं मिल जाएगी, और पता नहीं कब मिलेगी 0। तो ये डिसाइड करने के लिए कि n की कौन सी वैल्यू की वजह से ये 0 से एंड हो सकता है, ऐसे नंबर पे हम फोकस करते हैं जो 0 से एंड होते हैं। तो 0 से एंड होने वाला सबसे पहला जो नंबर है वो 10 है। 10 के जब फैक्टर करते हैं तो क्या आता है, 2 इंटू 5। इसके बाद दूसरा जो नंबर है 0 से एंड होने वाला वो 20 है। 10 के बाद 20 नंबर ऐसा है जो 0 से एंड होता है, तो इसके फैक्टर करते हैं तो आते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, ठीक है। इसके बाद तीसरा जो नंबर है वो 30 आता है, 2 इंटू 5 इंटू 3, 2 5 जा 10, 10 3 जा 30, ठीक है। इसके बाद मान लो 40 50 60 इस तरीके से आता है। मान लो 100 लिख दिया हमने अगला नंबर, इसके फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। तो ये जो जितने भी नंबर हमें दिखाई दे रहे हैं ये सारे 0 से एंड हुए हैं, और इन सब में ख़ास बात यह है कि इन सब में 2 इंटू 5 ज़रूर आता है। ये देखो 2 इंटू 5 आने की वजह यह है क्योंकि 2 इंटू 5 जो है वो क्या बनाएगा, 10 बनाएगा, और 10 का मतलब 0 आ जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर किसी भी नंबर को 0 से एंड होना है तो उसके जो फैक्टर्स हैं उसके अंदर 2 इंटू 5 होना ज़रूरी है, तभी वो 0 से एंड होगा। कोई भी नंबर देखो 0 से एंड होने वाला उसके अंदर तुम्हें 2 इंटू 5 ज़रूर मिलेगा। अब हम ये जो 6 है इसके फैक्टर करके देखते हैं क्या इसके अंदर 2 इंटू 5 आ रहा है। तो जब हम 6 के फैक्टर करते हैं तो हमें मिलता है 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 मिला, लेकिन 2 इंटू 5 नहीं मिला। ये मिलना चाहिए था 2 इंटू 5। किसी भी नंबर के 0 से एंड होने के लिए उसके जो फैक्टर हैं उसमें 2 इंटू 5 होना ज़रूरी है, लेकिन इसमें हमें 2 इंटू 5 नहीं मिला, बजाय उसके क्या मिला, 2 इंटू 3। तो इसका मतलब n की जगह चाहे तुम कुछ भी रख लो, 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, 5 रखो, ये कभी भी 0 से एंड नहीं होने वाला, क्योंकि इसके जो प्राइम फैक्टर हैं उसमें 2 इंटू 5 नहीं आया। समझ गए? तो इसके लिए हम ऐसे लिखेंगे, बिकॉज प्राइम फैक्टर of 6 not contain 2 into 5, therefore it cannot end with the digit 0 for any value of n, ठीक है। सवाल को एक बार फिर से समझने की कोशिश करिए, अच्छा सवाल है काफ़ी, और अलग अलग तरीके से एग्ज़ाम में ये आता है बदल के। तो सवाल ये था कि चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर n नेचुरल नंबर n। मतलब क्या n की जगह कोई ऐसी वैल्यू हम रख सकते हैं जिससे ये जो नंबर आएंगे ये 0 से एंड हो जाएं। तो हमने n की जगह कुछ नेचुरल नंबर रख के देखे, जैसे 1 रखा, फिर 2 रखा, फिर 3 रखा,
तो ये मिले हमें, इनमें से कोई भी 0 से एंड नहीं हुआ और आगे जाके भी पता नहीं होता या नहीं होता। तो इसके लिए हमने ऐसे नंबर पे फोकस किया जो 0 से एंड होते हैं। तो इन सभी नंबर में हम एक ख़ास बात देख रहे हैं कि जब इनके फैक्टर करते हैं तो हमें 2 × 5 ज़रूर मिलता है। तो किसी भी नंबर को अगर 0 से एंड होना है तो उसके फैक्टर में 2 × 5 होना कंपलसरी है। अभी हमने 6 के फैक्टर करे तो वो है 2 × 3, तो इसमें 2 × 5 नहीं आया। तो इसका मतलब आप n की जगह चाहे कुछ भी रखो, ये कभी भी 0 से एंड नहीं होगा। हमने लिख दिया कि प्राइम फैक्टर ऑफ 6 नॉट कंटेन 2 × 5, देयरफॉर इट कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी वैल्यू ऑफ n। समझ गए? तो आपकी बुक में एक एग्जाम्पल भी दे रखा है इस तरीके से, ऐसे दिया हुआ है कि क्या 4 की पावर n कभी 0 से एंड होगा। तो हम क्या करते हैं कि 4 के फैक्टर करते हैं। 4 के फैक्टर होते हैं 2 × 2, तो ये जो फैक्टर है ये भी 2 × 5 नहीं आया इसके अंदर, इसमें क्या है 2 × 2 आया। तो यहाँ पे भी हम n की जगह कुछ भी रखेंगे तो ये कभी भी 0 से एंड नहीं होगा। तो किसी भी नंबर के 0 से एंड होने के लिए उसके जो फैक्टर हैं उनमें 2 × 5 होना ज़रूरी है। अगर 2 × 5 नहीं हुआ तो वो नंबर कभी भी 0 से एंड नहीं होगा, चाहे तुम n की जगह कुछ भी रख लेना। ठीक है, समझ आ गया होगा सवाल। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है क्वेश्चन नंबर 6। तो पिछले में हमने क्या कौन सा नंबर का किया था, 5 था, ठीक है। अब ये क्वेश्चन नंबर 6 है। तो इस क्वेश्चन में क्या है कि हमें एक्सप्लेन करना है, एक्सप्लेन वाई दिस एंड दिस आर द कंपोजिट नंबर। हमें ये बताना है कि ये दोनों नंबर कंपोजिट नंबर क्यों हैं। तो आपको एक्सरसाइज के शुरू में ही समझाया गया था कि कंपोजिट नंबर किस टाइप के होते हैं। एक बार फिर से उनको देख लीजिए। ये तो कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिनके अंदर 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। देखो इसमें 3 फैक्टर हैं, इसमें 4 फैक्टर हैं, इसमें 4 फैक्टर हैं, इसमें 3 है। तो जिस भी नंबर में 2 से ज़्यादा फैक्टर होंगे उसको हम क्या कहेंगे, कंपोजिट नंबर कहेंगे। तो ऐसे ही इन दोनों नंबर को हम कंपोजिट तभी कह सकते हैं जब इनके अंदर क्या होंगे, 2 से ज़्यादा फैक्टर होंगे। तो देखो वैसे तो हमें दिख रहे हैं कि बहुत सारे फैक्टर हैं, लेकिन ये जो प्लस है ना इसने काम ख़राब कर रखा है बीच में। अगर इसकी जगह मल्टीप्लाई होता तो हम कहते हैं कि 4 फैक्टर हैं, 1 2 3 4, इसलिए ये कंपोजिट है। ऐसे ही अगर यहाँ पे भी ये प्लस ना होता तो इसे भी हम कहते हैं कि क्योंकि इसमें 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं इसलिए ये भी क्या है, कंपोजिट है। तो पहला काम है ये जो प्लस लगे हुए हैं इनको यहाँ से रिमूव करना। तो इन प्लस को कैसे रिमूव करेंगे वो देख लीजिए ज़रा। 7 × 11 × 13 + 13 ये पहला नंबर है, और दूसरा नंबर है 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 और +5। ठीक है, ये दूसरा नंबर है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक और ये इन दोनों में से 13 कॉमन निकाल लेंगे। 13 कॉमन निकालने के बाद बचेगा अंदर 7 × 11 × 1 और यहाँ पे क्या बचेगा 1। ठीक है, इसके अलावा यहाँ से और यहाँ से इन दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा, देखो 5 कॉमन निकाल लिया, अंदर बचा 7 × 6, इसकी जगह 1 आ जाएगा, × 4 3 2 × 1 और सबसे लास्ट में क्या है 1। ठीक है, तो 5 इधर कॉमन निकाला, इधर 13 कॉमन निकाला। इसके बाद 13 7 की 11 में करेंगे तो 77 आ गया, 1 से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, +1 इधर 5 7 6 जा 42 × 1 42 आ जाएगा, यहाँ तक 42 आ गया। 4 3 जा 12 2 जा 24, यहाँ तक 24 आ गया। 42 × 24 मल्टीप्लाई कर देते हैं, $908 आ गया। ठीक है, इन सब की मल्टीप्लाई करके और +1। ठीक है, मल्टीप्लाई चेक कर लेता हूँ दोबारा से। ठीक है, अब 13 × ब्रैकेट हटा के मल्टीप्लाई लगा सकते हैं, 77 और 1 कितना हो गया 78,
और उधर 5 × 909 आ गया। ठीक है, इसके बाद 13 × 78 × 1 लिख सकते हैं हम इसे, इस तरह से लिख सकते हैं। या फिर ये जो 78 है इसी को स्प्लिट कर दो। 78 को स्प्लिट करने के लिए इसको 2 से डिवाइड किया ही जा सकता है। 2 3 × 6, 1 बचा 8, 2 9 × 18। ठीक है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अगले स्टेप में 13 × 39 × 2, 1 को छोड़ दें। ठीक है, तो इस तरह से हमें जो है अगर 1 लिख भी रहे हैं तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना। तो हमने देखा है यहाँ पे कि 1 2 3 4 फैक्टर हैं, इसलिए ये नंबर क्या हो गया, कंपोजिट हो गया। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पे भी करेंगे। 5, ये 3 से डिवाइड हो सकता है, 3 से डिवाइड कर दो इसको, और नहीं करना चाहते तो × 1 लिख दो। दिखा दिया कि 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं, इसलिए क्या है, कंपोजिट है। फिर भी 3 से डिवाइड कर देते हैं, तो 303 × 1 आ गया। ठीक है, तो हमने दिखाया कि इसके भी 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं और उसके भी 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं। अब यहाँ पे कोई प्लस भी नहीं दिखाई दे रहा। ठीक है, क्योंकि दोनों नंबर के 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं, इसलिए दोनों नंबर क्या कहलाएंगे, कंपोजिट नंबर्स लिखेंगे। बिकॉज द 2 नंबर्स हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, so they are composite। ठीक है, एक बार फिर से पूरा सवाल समझते हैं। सवाल यह है कि एक्सप्लेन करो कि ये पूरा नंबर और ये पूरा नंबर कंपोजिट क्यों है। तो हमने देखा कि यहाँ पे जो प्लस है इसकी वजह से थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है। प्लस ना होता तो हम कहते हैं कि इसके भी 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं और इसके भी 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं, इसलिए दोनों क्या हैं, कंपोजिट हैं। लेकिन ये प्लस की वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। तो प्लस को कैसे हटाया जाएगा, हमने यहाँ से कॉमन निकाला 13 और यहाँ से कॉमन निकाला 5। कॉमन निकालने के बाद इधर ये बचा, अंदर इधर ये बचा। सॉल्व करते हुए हम यहाँ तक पहुँच गए। हमें दिखा कि 3 फैक्टर हैं, इधर भी दिखा कि 3 फैक्टर हैं, 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं। आगे भी कर सकते हैं और भी फैक्टर करके हम दिखा सकते हैं। इसको और भी स्प्लिट किया जा सकता है। 39 को हम क्या लिख सकते हैं, 13 × 3। हमें केवल इतना दिखाना है कि इस नंबर के 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं। तो जिस नंबर के भी 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं वो नंबर क्या कहलाता है, कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो इस तरीके से आसान सवाल भी पूरा हुआ। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो हम एक्सरसाइज 1.1 में लेक्चर 1 में कर चुके हैं, तो आप इस सवाल को वहीं पे देख लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि उससे आपको नई वीडियो जो है उसके नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। ठीक है, और कोई बेल का आइकन होता है उसको भी दबा दिया करो। ठीक है, चलिए फिर आज के लिए इतना ही था बस। थैंक यू।